वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग तुगलक डायनेस्टी को पढ़ रहे थे। और तुगलक तुगलक डायनेस्टी में हम लोगों ने तीन महत्वपूर्ण शासकों को देखा: गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। यही तीन शासक तुगलक वंश में सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद के शासक उतने मायने नहीं रखते हैं, उनके नाम काफ़ी हैं, फिर भी इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लें, क्योंकि तुगलक वंश में 9 शासक हुए थे जिसमें 6 शासक शेष बचे हुए हैं। उन्हें आज हम लोग समाप्त करेंगे और यह तुगलक डायनेस्टी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक लगभग 94 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो इसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1388 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तो अगला शासक जो बनता है उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। लेकिन उसके पहले एक चीज छूट गया था, वो आप लोग याद रखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्त्रियों पर पर्दा प्रथा तथा मजार मजार पर जाने पर रोक कि फिरोज शाह तुगलक ने स्त्रियों पर पर्दा प्रथा की शुरुआत कर दी, यानी कि स्त्रियों को पर्दा में रहने के लिए विवश किया। साथ ही साथ उन्हें मजार पर जाने से रोक दिया तथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया दाग एवं हुलिया प्रथा, याद होगा हमने बताया था, घोड़े पर दाग देता था अपने पहचान के लिए और सैनिकों के लिए एक हुलिया की प्रथा शुरुआत की थी ताकि उसकी पहचान की जा सके। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्त्रियों पर पर्दा प्रथा तथा मजार जाने पर रोक लगा दी गई। दाग एवं हुलिया प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। तो चलिए कुछ चीज बाकी रह गए थे। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश का अगला शासक कौन बनता है? गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। तो गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय फिरोज शाह तुगलक के बाद अगला शासक बनता है चौथा शासक। याद रखेंगे, यह चौथा शासक है। यह महज 1 वर्ष के लिए शासक बनता है 1388 से 1389 ईस्वी तक। अगला जो पांचवा शासक बनता है तुगलक वंश का, उसका नाम था अबू बकर शाह तुगलक। अबू बकर शाह तुगलक यह भी 1 साल के लिए तुगलक वंश का शासक बनता है। यह 5वां शासक होता है। कब? 1389 से 1390 ईस्वी तक। तो अबू बकर शाह तुगलक 5वां शासक बनता है तुगलक वंश का 1389 से 1390 ईस्वी तक। याद रखेंगे। छठा शासक बनता है तुगलक वंश का, उसका नाम था मोहम्मद शाह तुगलक तृतीय। तो मोहम्मद शाह तुगलक तृतीय छठा शासक बनता है। यह 4 वर्षों के लिए शासक बनता है 1390 ईस्वी से 1394 ईस्वी तक। यह तुगलक वंश का छठा शासक बनता है। याद रखेंगे कौन? मोहम्मद शाह तुगलक तृतीय, जो 1390 से 1394 ईस्वी तक रहता है। यह तुगलक वंश का छठा शासक बनता है। 7वां शासक अलाउद्दीन सिकंदर शाह तुगलक प्रथम। यह महज 2 महीने के लिए शासक बनता है, जनवरी 1394 ईस्वी से मार्च 1394 ईस्वी तक। याद रखेंगे। अलाउद्दीन सिकंदर शाह तुगलक प्रथम यह जनवरी 1394 ईस्वी से मार्च 1394 ईस्वी तक महज 3 महीनों तक तुगलक वंश का शासक बनता है और यह 7वां शासक बनता है। 8वां और 9वां शासक एक साथ बनते हैं। जो 8वें शासक होते हैं तुगलक वंश के और 9वें शासक होते हैं, ये दोनों स्वतंत्र शासक होते हैं और इनके बाद यह तुगलक वंश समाप्त हो जाता है।
तो दिल्ली सल्तनत के जो तुगलक वंश का शासन था, उसके 8वें शासक का नाम था नुसरत शाह तुगलक। नुसरत शाह तुगलक 1394 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक 4 वर्ष शासन करता है, याद रखेंगे। तो 1394 से 1398 ईस्वी तक तुगलक वंश का 8वां शासक रहता है कौन? नुसरत शाह तुगलक। तो 8वां और 9वां शासक दोनों 1394 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं। 8वें शासक का नाम था नुसरत शाह तुगलक और 9वें शासक का नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक या फिर महमूद तुगलक। दोनों एक साथ गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन वास्तविक शासन नुसरत शाह तुगलक करता है। लेकिन 1398 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो महमूद तुगलक निर्विरोध शासक बनता है और यही जो है अंतिम शासक बनता है। तो नुसरत शाह तुगलक 1394 से 1398 ईस्वी तक 8वां शासक होता है तुगलक वंश का। यह फिरोज शाह तुगलक का पौत्र था, यानी कि नाती था, और यह एक स्वतंत्र शासक था। अभी हमने बताया कि जो 8वें 9वें शासक यानी कि नुसरत शाह तुगलक और महमूद तुगलक दोनों स्वतंत्र शासक थे। तो फिरोज शाह तुगलक का यह पौत्र था, नुसरत शाह तुगलक यानी कि नाती था और स्वतंत्र शासक भी था। 1398 ईस्वी में इसकी हत्या हो जाती है। तो 1398 ईस्वी में नुसरत शाह की हत्या हो जाती है। फिरोजाबाद से शासन संचालन, यह एक स्वतंत्र शासक था और अपना शासन कहां से चलाता था? तो फिरोजाबाद से, यानी कि अपने शासन का मुख्यालय कहां बनाया था? फिरोजाबाद। महमूद तुगलक का चचेरा भाई था, यह महमूद तुगलक का चचेरा भाई था, याद रखेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक महमूद तुगलक का चचेरा भाई था। तुगलक वंश का दूसरा अंतिम शासक यानी कि 8वां शासक, तो नुसरत शाह तुगलक तुगलक वंश का 8वां शासक था, यानी कि दूसरा अंतिम शासक था, याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं अंतिम शासक की ओर, 9वें शासक की ओर, जिसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक या महमूद तुगलक। तो नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक या महमूद तुगलक 1394 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासक होता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक 9वां शासक, याद रखेंगे कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो महमूद तुगलक या नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। दिल्ली से शासन संचालन, तो चूंकि यह भी एक स्वतंत्र शासक था, यह भी एक क्या था? स्वतंत्र शासक था और अपना शासन कहां से चलाता था? तो दिल्ली से। जबकि जो नुसरत शाह तुगलक था वह शासन कहां से चलाता था? तो फिरोजाबाद से। तो दिल्ली से शासन चलाता था कौन? नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक या महमूद तुगलक, और यह भी एक स्वतंत्र शासक था। मलिक सरवर नाम के एक हिजड़े ने सुल्तान से मलिक उस सर्क यानी कि पूर्वाधिपति की उपाधि ग्रहण कर जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के समय एक हिजड़ा था जिसका नाम था मलिक सरवर। तो मलिक सरवर नाम के एक हिजड़े ने सुल्तान से यानी कि नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह से किस चीज की उपाधि ली? मलिक उस सर्क। मलिक उस सर्क का मतलब होता है पूर्वाधिपति, यानी कि अपने सुल्तान से पहले का शासक की उपाधि ली। और इस उपाधि को ग्रहण कर मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, इसे याद रखेंगे। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक या महमूद तुगलक के समय में एक हिजड़ा था जिसका नाम था मलिक सरवर, और उसने नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक से मलिक उस सर्क का मतलब होता है पूर्वाधिपति की उपाधि लेकर जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग जो एक पैर से लंगड़ा था,
यह आक्रमण करता है। महमूद तुगलक भाग गया। 15 दिन तक दिल्ली में रहने के बाद तैमूर की मंगोल वापसी हो गई तथा वापसी से पहले तैमूर लंग द्वारा अपने सेनापति खिज्र खां को दिल्ली का सेनापति नियुक्त किया गया और तैमूर लंग के वापसी के बाद दिल्ली का जो विस्तार था मात्र पालम और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। देखिए 1398 ईस्वी में महमूद तुगलक के समय एक आक्रमणकारी जिसका नाम था तैमूर लंग, चूंकि वह एक पैर से लंगड़ा था इसलिए इसका नाम था लंग। तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में महमूद तुगलक के समय। आक्रमण के बाद महमूद तुगलक दिल्ली छोड़कर भाग गया। 15 दिनों तक दिल्ली पर तैमूर लंग का शासन होता है और 15 दिनों के बाद तैमूर लंग दिल्ली से वापस चला जाता है। वापस जाने से पहले वह दिल्ली का सत्ता अपने सेनापति खिज्र खां को सौंप देता है और खिज्र खां को दिल्ली का राज्यपाल यानी कि सूबेदार यानी कि गवर्नर नियुक्त कर देता है। लेकिन तैमूर लंग के जाने के बाद दिल्ली का जो शासन काल था, दिल्ली का साम्राज्य विस्तार वह महज पालम और दिल्ली से पालम और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया था। तो दिल्ली का साम्राज्य विस्तार कहां तक रह गया था? तैमूर लंग के जाने के बाद दिल्ली से लेके पालम तक का, याद रखेंगे। तैमूर लंग की वापसी के बाद महमूद तुगलक द्वारा वजीर यानी कि प्रधानमंत्री मल्लू इकबाल की सहायता से पुनः महमूद तुगलक की दिल्ली सत्ता पर अधिकार। कालांतर में मल्लू इकबाल की मुल्तान के सूबेदार खिज्र खां द्वारा हत्या। देखिए तैमूर लंग मुल्तान का एक शासक था और उसका सूबेदार था कौन? खिज्र खां। तो जब जैसे ही तैमूर लंग वापस चला गया मुल्तान, तो उसकी वापसी के बाद महमूद तुगलक द्वारा वजीर मल्लू इकबाल की सहायता से पुनः महमूद तुगलक की दिल्ली सत्ता पर अधिकार हो जाता है। तो अपने सेनापति, अपने प्रमुख प्रधानमंत्री वजीर जिसका नाम था मल्लू इकबाल, उसकी सहायता से महमूद तुगलक पुनः दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाता है। कब? जैसे ही तैमूर लंग 15 दिनों के बाद दिल्ली से वापस चला जाता है। बाद में मल्लू इकबाल की मुल्तान के सूबेदार खिज्र खां द्वारा हत्या हो जाती है। बाद में चूंकि दिल्ली का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था तैमूर लंग ने, किसे? खिज्र खां को। तो खिज्र खां यहीं पे रह गया था। बाद में मल्लू इकबाल की खिज्र खां ने हत्या कर दिया क्योंकि खिज्र खां मुल्तान का क्या था? सूबेदार था, याद रखेंगे। मल्लू इकबाल की मृत्यु के बाद महमूद तुगलक द्वारा दिल्ली की सत्ता पर एक अफगान सरदार दौलत खां को सौंपी गई। तो जैसे ही मल्लू इकबाल की हत्या करता है खिज्र खां, तो महमूद तुगलक दिल्ली की सत्ता किसे सौंप देता है? एक अफगान सरदार जिसका नाम था दौलत खां। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसका नाम आगे आएगा। तो मल्लू इकबाल की मृत्यु के बाद महमूद तुगलक द्वारा दिल्ली की सत्ता एक अफगान सरदार दौलत खां को सौंप दी गई। महमूद तुगलक के समय तक दिल्ली सल्तनत से दक्षिण भारत, बंगाल, मालवा, खानदेश, गुजरात, राजस्थान, बुंदेलखंड आदि राज्य स्वतंत्र हो गए। याद रखेंगे महमूद तुगलक के समय तक दिल्ली सल्तनत से कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हो गए? तो दक्षिण भारत, बंगाल, मालवा, खानदेश, गुजरात, राजस्थान, बुंदेलखंड इत्यादि राज्य स्वतंत्र हो गए। याद रखेंगे। तो महमूद तुगलक के समय कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हुए? याद रखेंगे, दक्षिण भारत, बंगाल, मालवा, खानदेश, गुजरात, राजस्थान,
बुंदेलखंड इत्यादि। इसकी मृत्यु 1412 ईस्वी में हो जाती है। तो 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और यहीं से तुगलक वंश की समाप्ति हो जाती है। तो 1394 से 1398 ईस्वी तक तो यह महमूद तुगलक नुसरत शाह तुगलक के साथ शासन करता है अलग अलग क्षेत्रों में। यह जो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक था दिल्ली में संचालन करता है और नुसरत शाह तुगलक फिरोजाबाद में। लेकिन जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है यह निर्विरोध चुना जाता है कहां पे, दिल्ली का शासक। और अंतिम शासक वास्तव में 1399 से 1413 तक यह वास्तविक शासन करता है। तो ये था तुगलक वंश की कहानी। इसके बाद खिज्र खां के द्वारा दौलत खां के साथ मिलकर एक नए वंश की स्थापना होती है जिसका नाम था सैयद वंश, जो हम लोग अगले वीडियो में इसको प्रारंभ करेंगे। ये महज एक छोटा वंश है, इसमें मात्र 3 शासक आते हैं जो हम लोग अगले वीडियो में ही इसे समाप्त कर देंगे, क्योंकि इससे प्रश्न कभी कदार पूछे जाते हैं। और अगला जो वंश होगा वह होगा लोदी वंश। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाएगी। तो खिज्र खां और दौलत खां मिलकर एक नए वंश की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सैयद वंश। वास्तव में सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां ही है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए